फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड स्टडी हॉल में। आज हमें जानना है अपने उत्तराखंड की कुछ विशेष बातों के बारे में। उत्तराखंड देवभूमि में ऋषियों का निवास, बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। उत्तराखंड के नजरिए से देखें, देखिए उत्तराखंड देवभूमि, देवभूमि सभी जानते हैं। हमने जैसा कि देवों के काल की बात की थी, वैदिक काल की बात की थी, ठीक है। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड देवभूमि में ऋषियों का निवास। जो हम आश्रम देखते हैं, जो हम कुंड के बारे में जानकारी प्रश्न बन जाते हैं, कुंड कहाँ है, आश्रम कहाँ है, कौन से ऋषि मुनि के नाम से, मतलब किसने तपस्या की थी, अंतिम दिनों में किसने यज्ञ किया था या तपस्या की थी, या कौन यहाँ पर रहे थे, ये सारे सवाल जो जुड़े हुए होते हैं वो हमारे किससे जुड़े हुए होते हैं, वो ऋषि मुनियों से जुड़े हुए होते हैं। इन्हीं से जुड़े हुए आश्रमों से संबंधित प्रश्न बन जाते हैं, इसी से जुड़े हुए कुंड से संबंधित, इसी से जुड़े हुए कुछ जैसे हो जाए मंदिरों की हम बात करें, सिद्धपीठ वगैरह जुड़े हुए होते हैं। तो आज ये हमने नया चैप्टर लिया है भाई, उत्तराखंड देवभूमि में ऋषियों का निवास। कौन से ऋषि मुनि रहे, कौन कौन से आए उत्तराखंड में, किस ऋषि मुनि का आगमन हुआ, ठीक है, कौन से ऋषि मुनि ने कहाँ पर वास किया। आज हम इस चैप्टर में ये सभी जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो उत्तराखंड देवभूमि, जैसा कि आप उत्तराखंड को अपने देवभूमि के नाम से जानते हैं, तो देवभूमि में ऋषियों का निवास कैसा रहा, कौन से ऋषि मुनि आए थे, क्या संबंध था, किससे संबंध था, वो सारी ही जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। शुरुआत जो हुई हमारी ऋषि मुनियों से, वो बात आती है, देखिए भगवान राम के वनवास की अवधि में, लगभग ये सभी जानते हैं, 14 वर्ष का वनवास लिया था राम जी ने। तो भगवान राम के वनवास की अवधि में उनके गुरु वशिष्ठ मुनि की बात आ रही है यहाँ पर, सबसे मेन, सबसे मुख्य, क्योंकि भगवान राम तो अपने आप में इतिहास प्रसिद्ध भगवान जी हैं, ठीक है। उनके गुरु जो थे, गुरु वशिष्ठ मुनि, वो अपनी पत्नी अनिरुद्धति के साथ टिहरी गढ़वाल की, जो वर्तमान में वह जिला है टिहरी गढ़वाल, तो टिहरी गढ़वाल की हिंदाव पट्टी में स्थित है एक विसोन नामक पर्वत। क्योंकि पर्वत तो प्राकृतिक है, प्राकृतिक संसाधन है ना भाई, मानव निर्मित नहीं है। तो विसोन नामक पर्वत में जो गुफा थी, वहां पर ये रहे थे। जिस तरीके से श्री राम ने वनवास लिया था 14 वर्ष का, तो उनके गुरु ने उनकी वनवास की अवधि में क्या किया था, गुरु वशिष्ठ मुनि अपनी पत्नी अनिरुद्धति के साथ कहां पर आकर, मतलब कौन से पर्वत पर, विसोन नामक पर्वत पर आकर गुफा में इन्होंने वास किया था, यहीं पर तप किया था, ठीक है। तो ये जो विसोन नामक पर्वत है, आज हम वर्तमान में इसकी स्थिति देखें तो जिला आता है टिहरी गढ़वाल और उसके अंतर्गत पट्टी आती है हिंदाव पट्टी। अब जाहिर सी बात है, देखिए विसोन नामक पर्वत है, बहुत अच्छा हमें पता चला कि विसोन नामक पर्वत गुरु वशिष्ठ का आगमन हुआ था। तो अगर यहाँ पर गुफा हुई या यहाँ पर कोई आश्रम हुआ, तो फिर वो सब किस नाम से जाना जाएगा। जाहिर सी बात है, हमें गुरु वशिष्ठ के बारे में पता चला कि गुरु वशिष्ठ मुनि जो थे वो कहाँ आए थे, हिंदाव पट्टी में आए थे, विसोन पर्वत पर जो गुफा थी उनमें उन्होंने तपस्या की थी। तो यहाँ पर जो आश्रम होगा वो वशिष्ठ आश्रम कहलाएगा, ठीक है, वशिष्ठ आश्रम। जो गुफा है वो वशिष्ठ गुफा कहलाएगी। अगर कोई कुंड भी है यहाँ पर, जाहिर सी बात है, जब कोई तप किया होगा, यज्ञ किया होगा, मुनि जी ने तपस्या की होगी, तो कुंड का निर्माण भी हुआ होगा, तो जो कुंड है वो भी वशिष्ठ कुंड। तो सीधी सी बात, चाहे हम प्रश्न कहते हैं कि वशिष्ठ कुंड कहाँ है, वशिष्ठ गुफा कहाँ है, वशिष्ठ आश्रम कहाँ है, इन सब की स्थिति कहाँ जाती है, टिहरी गढ़वाल में ही जाती है। और ये आपके प्रश्न बन गए। देखिए अभी हमने ज्यादा तो नहीं पढ़ा, लेकिन इसी में से हमारे उत्तराखंड से जुड़े हुए प्रश्न बन गए हैं। तो आपको चैप्टर को बहुत ध्यान से समझना है कि आगे इसमें क्या क्या बातें शामिल होंगी। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो कि गुरु वशिष्ठ मुनि, जो कि भगवान राम के गुरु थे, उन्होंने अपनी पत्नी अनिरुद्धति के साथ कहां पर वास किया था, टिहरी गढ़वाल की हिंदाव पट्टी, और यहाँ पर जो विसोन नामक पर्वत है, वहां जो गुफा थी उसमें उन्होंने वास किया था। तो वशिष्ठ मुनि से जुड़े हुए ये सारे प्रश्न बन गए। इसके बाद बात आती है कि ये यहाँ के प्रदेश, जो वशिष्ठ मुनि थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि जो यहाँ के प्रदेश के मूल निवासी किरातों को भी माना गया है, तो किरातों के साथ काला कंबल पहनकर उन्हीं का आचरण करते हुए बहुत साल तक यहाँ पर रहे थे। गुरु वशिष्ठ मुनि की बात आ रही है।
अब बात आती है कि रामायण काल में यहाँ किरात जाति के लोग, रामायण कालीन बात चल रही है, तो रामायण काल में उत्तराखंड भूमि में यानी कि टिहरी गढ़वाल की स्थिति यदि देखी जाए तो यहाँ किरात जाति के लोग रहते थे, ठीक है। और टिहरी गढ़वाल में जो एक पट्टी के रूप में है, पट्टी का नाम क्या बताएंगे, तो हिंदाव पट्टी जानी जाती है। अब हिंदाव पट्टी क्यों, क्योंकि यहाँ पर किसने तपस्या की थी, तो श्री भगवान राम के जो गुरु थे, कौन, वशिष्ठ मुनि, उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। कौन सी पट्टी थी, तो हिंदाव पट्टी। अगर जिला आ जाए वर्तमान तो टिहरी गढ़वाल, और भूमि आ जाए देवभूमि कौन सी, तो उत्तराखंड देवभूमि में इन्होंने वास किया था। आगे देखते हैं, ये देखिए वही बात जो अभी हमने बताई थी कि विसोन पर्वत पर वशिष्ठ गुफा तथा वशिष्ठ कुंड भी है। ये सवाल अलग से बन के आ जाते हैं हमारे लिए कि वशिष्ठ गुफा कहाँ है, तो विसोन पर्वत पर वही जो स्थिति जहां पर वशिष्ठ मुनि ने तपस्या की थी। इसके अलावा जब मैंने बताया कि तपस्या की थी तो जाहिर सी बात है कुंड का भी निर्माण हुआ होगा, तो ये पवित्र कुंड के अंतर्गत आ जाते हैं। कुंड फेमस क्यों, क्योंकि प्राचीन काल में, रामायण काल है, वैदिक काल है, इनमें क्या हुआ था, जैसे ऋषि मुनि हुए वो तपस्या करते, तप करते थे, यज्ञ करते थे, तो वो कुंड का निर्माण तो जरूरी था उस समय, तो ये कुंड इसलिए प्रसिद्ध हो जाते हैं और आज हमें जो ये मिलते हैं ये हमें हमारे प्रश्न के रूप में मिल जाते हैं। तो विसोन पर्वत, वही हिंदाव पट्टी, टिहरी गढ़वाल, वशिष्ठ गुफा की स्थिति, हिंदाव पट्टी, टिहरी गढ़वाल, वशिष्ठ कुंड की स्थिति, वशिष्ठ आश्रम भी कहाँ है, वो भी टिहरी गढ़वाल में ही है। ये देखें, यहां बात कर रहे हैं कि देवप्रयाग और ऋषिकेश, देवप्रयाग टिहरी में, ऋषिकेश टिहरी देहरादून वाली स्थिति आ जाती है, में भी वशिष्ठ आश्रम मौजूद है। ये सारी बातें आपको बता दी गई। ये वशिष्ठ गुफा की तस्वीर यहाँ दिखाई जा रही है, ठीक है। वशिष्ठ गुफा में पूजा पाठ इस तरीके से होता था प्राचीन काल की बात करें तो। आगे देखते हैं, इसके अलावा उत्तराखंड भूमि, देवभूमि की बात आ रही है कि किरात रूप में भगवान शिव ने अर्जुन से युद्ध किया था। भगवान शिव ने, मतलब किरात रूप में उन्होंने अवतार लिया था और शिव ने क्या किया था, अर्जुन से युद्ध किया था। जिस स्थान पर उन्होंने युद्ध किया था वो स्थान कौन सा था, आज वर्तमान में कहाँ है, तो जो स्थान जहां पर युद्ध किया था वो था विल्व केदार चट्टी नामक स्थान, उत्तराखंड में, यानी कि उत्तराखंड देवभूमि में वह स्थान जहां पर शिव ने अर्जुन से युद्ध किया था, वह स्थान कौन सा है, तो कौन से की बात आ जाएगी, तो विल्लभ केदार चट्टी। अब ये स्थान है कहां पर, तो ये आता है गढ़वाल में श्रीनगर के निकट, यानी कि पौड़ी गढ़वाल में श्रीनगर है, श्रीनगर के अंतर्गत स्थान है विल्लभ केदार चट्टी। तो टिहरी गढ़वाल की हिंदाव पट्टी अपने में प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ बात आ रही है पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर की, विल्लभ केदार चट्टी भी अपने आप में प्रसिद्ध है, क्योंकि इस स्थान पर क्या हुआ था, भगवान शिव ने अर्जुन से युद्ध किया था। ऐसी मान्यताएं हैं, प्राचीन काल की बात आ रही है। देवभूमि में, देवभूमि क्यों कहा जा रहा है, वो सारी बातें आपको बताई जा रही है। तो विल्लभ केदार चट्टी की स्थिति कहाँ है, पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में। इसके अलावा ये देखें, कालिदास कृत कुमार संभव, मतलब कि कुमार संभव काव्य की जो रचना की है वो रचनाकार कौन है इनके, जी कालिदास, ठीक है। कालिदास ने क्या किया, भागीरथी नदी के तट पर कुमार संभव काव्य में इन्होंने बताया कि भागीरथी के निकट, भागीरथी घाटी के निकट किरात जाति के निवासियों के प्रवास का उल्लेख मिलता है। जो बात बताई जा रही है कि मूल निवासियों में किरात भी यहाँ पर रहे थे, जिनके साथ वशिष्ठ मुनि भी रहे थे। तो किरात कहाँ रहे थे, कौन सी घाटी में, तो कालिदास की कुमार संभव जो काव्य है उसमें यह जानकारी मिलती है, ये उल्लेख मिलता है कि किरात जाति के लोग कौन सी घाटी के निकट रहे थे या कौन सी नदी के तट पर रहे थे, तो भागीरथी नदी के तट पर रहे थे। किरात जाति की बात आ रही है। आगे देखते हैं, महाभारत वन पर्व, ये अध्याय बटे हुए होते हैं। तो महाभारत जैसे लिख लीजिए, तो महाभारत में वन अध्याय है, वन पर्व है। उसमें बात आती है कि पांडवों के बद्रिकाश्रम के निकट गंधमादन पर्वत पर जाने का उल्लेख भी मिलता है। तो महाभारत रची गई है, ठीक है। उसमें जो वन पर्व अध्याय है इसके अंतर्गत बात आई है कि पांडवों ने बद्रिकाश्रम के निकट गंधमादन पर्वत पर पांडवों का जाना हुआ था।
और मार्ग में क्या हुआ था, मार्ग में जैसे हमने बात की थी, ये मार्ग में वे राजा सुबाहु के अतिथि रहे थे। उस समय राजा सुबाहु की शासक थे। तो यहाँ बात आ रही है मार्ग में जो पांडव थे वो किसके अतिथि बन के रहे थे, राजा सुबाहु के अतिथि बनकर रहे थे। और राजा सुबाहु कौन थे, तो राजा सुबाहु की बात आ रही है जो किरात, भील तथा तंगड़ जातियों के नरेश थे। समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे घूमना नहीं है इसमें कि कहाँ घूम जाए। देखिए महाभारत का वन पर्व चैप्टर है, उसमें बताया गया है कि पांडवों के बद्रिक आश्रम के निकट गंधमादन पर्वत पर पांडव गए थे। ऐसा उल्लेख महाभारत के वन पर्व यानी कि चैप्टर में, अध्याय में मिलता है। जब वो जा रहे थे तो वो किसके अतिथि बने थे, राजा सुबाहु के अतिथि बने थे। राजा सुबाहु कौन सी जातियों के नरेश थे, तो किरात जाति थी, भील जाति थी, तंगड़ जाति थी। उस समय जातियां निवास कर रही थी उत्तराखंड देवभूमि में। तो उनके नरेश कौन थे, राजा सुबाहु। ये बद्रिक आश्रम की स्थिति। अब बात आ जाती है, जैसा हमने कहा था कि उत्तराखंड देवभूमि में ऋषियों का निवास। तो वो ऋषि कौन कौन से थे, वो स्थान कौन कौन से थे हमारे उत्तराखंड में, किस नाम से आज जाने जा रहे हैं, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। देखिए ऋषि और उनके स्थान। तो पहली तो बात आती है मरीचि। जैसे हमने ब्रह्मा के अन्य पुत्रों में बात की थी, अन्य मानस पुत्रों में मरीचि का नाम आया था। मरीचि के पुत्र ऋषि, मरीचि के पुत्र अंगिरा का जो नाम आता है, वो कहते हैं कि ऋषि मुनि अंगिरा जो आए थे वो हरिद्वार में इन्होंने वास किया था। अब इनसे जुड़े हुए यहाँ पर आश्रम भी हो सकते हैं, इनसे जुड़े हुए यहाँ पर कुंड भी हो सकते हैं। आप ऋषि को ध्यान रखिए, ऋषि मुनि कौन थे और उनका स्थान क्या था, तब आप ध्यान मतलब आपको पता चल जाएगा कि आश्रम कहाँ बताना है, कुंड कहाँ बताना है, गुफा कहाँ बतानी है। इस सब सवालों के जवाब आप आराम से दे सकते हैं। अगले ऋषि का नाम आता है भृगुपुत्र यमदाग्नि। यमदाग्नि ऋषि का भी हमारे उत्तराखंड में आना हुआ है और इनका आना हुआ था नापुरी नामक स्थान पर। अब नापुरी किस लिए प्रसिद्ध, क्योंकि यहाँ पर भृगुपुत्र यमदाग्नि ऋषि मुनि का निवास स्थल माना जाता है नापुरी। नापुरी की स्थिति वर्तमान में उत्तरकाशी के अंतर्गत आती है। अगले ऋषि के बारे में जानते हैं अत्रि। अत्रि ध्यान है, अत्रि ऋषि सरोवर में नाम आया था, अत्रि पुलस्त्य पुल है। तो अत्रि का नाम आ रहा है, अत्रि ने कहां पर, अब ये एक ही स्थान नहीं आएगा कि हम अत्रि ऋषि सरोवर हर बार नैनीताल ही करें, नहीं। और भी कई, मतलब उत्तराखंड को इतनी बड़ी देवभूमि है, यहाँ कई स्थानों पर इन्होंने वास किया था, यात्राएं की थी। तो अत्रि का जो नाम आता है, अत्रि मुनि का, अत्रि ऋषि का, वो मंडल चमोली जनपद में मंडल नामक स्थान पर कौन से ऋषि मुनि ने वास किया था, तो यहाँ बात आ जाती है अत्रि ऋषि मुनि। अगर देखें नर और नारायण, नर और नारायण ऋषि हैं, हालांकि आपको पर्वतों के नाम भी मिलेंगे, या आपको पर्वतों के नाम भी मिलेंगे, नर नारायण आश्रम भी आपको मिलेगा सुनने के लिए, ठीक है। पर्वतों के नाम ही, पर्वत शिखर भी है ये। तो देखिए नर और नारायण पर जो ऋषि मुनि थे उन्होंने कहाँ पर वास किया था, जाहिर सी बात है नर नारायण पर्वत हम कहाँ जानते हैं, तो चमोली में। तो चमोली के अंतर्गत बात आती है माणा बद्रीनाथ, यहाँ पर इन्होंने वास किया था। तो यहाँ पर जो इनके जो निवास स्थल था उसी के पास में जो पर्वत बने हुए थे उन्हीं को ही नाम दे दिया गया भाई नर और नारायण। तो नर और नारायण जो ऋषि रहे थे वो कहाँ पर, माणा तथा बद्रीनाथ की स्थिति आ जाती है, और ये स्थिति जाती है चमोली जनपद में। भारद्वाज ऋषि, भारद्वाज ऋषि का भी आगमन हुआ था, ये हरिद्वार में आकर के रहे थे। भारद्वाज ऋषि भारद्वाज का आप नाम सुनेंगे तो ये हरिद्वार के निकट, हरिद्वार की स्थिति आ जाती है। इसके अलावा विश्वामित्र की बात करें, ये केदार और मंदाकिनी नदी के मध्य का जो क्षेत्र है इन्होंने यहाँ पर वास किया था। अभी ऋषि समाप्त नहीं हो रहे हैं, अभी तो और ऋषि हैं, बहुत सारे हैं भाई, कुछ आपको बता दी जा रहे हैं जो मुख्य हैं, क्योंकि आप इनके नाम उत्तराखंड में पढ़ेंगे। अगस्त्य मुनि स्थान भी है, अगस्त्य मुनि स्थान भी है। तो अगस्त्य ऋषि का जो आगमन हुआ था ये रुद्रप्रयाग में स्थिति आती है अगस्त्य मुनि। अगस्त्य, तो अगस्त्य की स्थिति आती है मंदाकिनी नदी के तट पर अगस्त्य मुनि नामक स्थान पर इन्होंने क्या किया था, वास किया था, अपना निवास इस स्थान को बनाया था। तो अगले ऋषि आते हैं भृगु ऋषि। भृगु ऋषि की बात आ रही है कि गढ़वाल के
भृगुपंत नामक स्थान पर कौन से ऋषि ने वास किया था, कौन से ऋषि का आगमन हुआ था? तो हम जवाब देंगे भृगु ऋषि। इसके अलावा बात आती है ऋषि इंद्र। ऋषि इंद्र का भी आपने नाम सुना है, जिसने पहली वीडियो देखी उसको सब मालूम है कि कैसे कैसे नाम आ रहा है। मैंने पहले कहा था कि ये नाम दोबारा आपको सुनने को जरूर मिलेंगे, वीडियो से जुड़े रहिएगा। देखिए ऋषि इंद्र ने जो वास किया था, जो इनका आना हुआ था या इन्होंने यहाँ पर कुछ दिन बिताए, तो वो स्थान है इनका गंधमादन प्रदेश। और गंधमादन प्रदेश आप सभी जानते हैं, गंधमादन प्रदेश की पर्वत की स्थिति कहाँ आती है? इसकी स्थिति आती है चमोली जनपद में, वर्तमान उत्तराखंड का चमोली जनपद। तो ऋषि इंद्र ने जो वास किया था या जो ठहरे थे, रुका हुआ था इनका, वो कौन से स्थान पर? गंधमादन प्रदेश में आए थे, यानी कि वर्तमान उत्तराखंड जिले का उत्तराखंड राज्य का चमोली जनपद। ऋषि कण्व बहुत फेमस है, इनके बारे में तो लगभग सभी जानते हैं उत्तराखंड वाले, ठीक है। ऋषि कण्व ऋषि की बात आ रही है, कण्वाश्रम। आई होप कि आप सभी को ध्यान होगा कि कण्वाश्रम कितना फेमस है। कण्वाश्रम मालिनी नदी के तट पर, ये सवाल भी आ चुका है एग्जाम में। कण्व ऋषि, इन्होंने अपना स्थान प्रिय किसे बनाया था? तो ये कोट द्वार, कण्वाश्रम। मैंने कहा था ना कि आश्रम भी होंगे, कुंड भी होंगे या गुफा भी होगी, सब यही मिलेगा। तो कण्वाश्रम की कण्व ऋषि ने कहा कोटद्वार ये मालिनी नदी के तट पर। तो हम कहें कि कण्वाश्रम कहाँ है, तो वो भी मालिनी नदी के तट पर। स्थिति आ जाए तो कोटद्वार, और जिला पूछा जाए तो पौड़ी गढ़वाल। ऋषि कण्व की बात। इसके अलावा ऋषि वैवस्वत का भी आगमन हुआ था। वैवस्वत का आगमन कहाँ हुआ था? अलकनंदा का उत्तरी क्षेत्र। अलकनंदा का उत्तरी क्षेत्र आप जानते हैं। अलकनंदा, अगर हम 3 जिले बांट दें, ये उत्तरकाशी, चमोली और ये पिथौरागढ़ का एरिया, तो अलकनंदा की स्थिति यहाँ आती है चमोली। तो चमोली का उत्तरी क्षेत्र जो रहा था, अलकनंदा का उत्तरी क्षेत्र, वहां पर कौन से ऋषि मुनि ने आना किया था अपना? तो वो कौन थे? वैवस्वत ऋषि का आगमन हुआ था अलकनंदा के उत्तरी क्षेत्र में। ऋषि वेदव्यास, इन्हें भी लगभग सभी जानते हैं, वही ऋषि वेदव्यास। इनका जो आगमन हुआ था वो था सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर बद्रिकाश्रम, मतलब कि चमोली। अच्छा ये बताएं, सरस्वती नदी पर एक भीमशिला है, भीम पुल है, पाषाण पुल कहा जाता है, भीम पुल, बड़ा पुल जो बना हुआ है वो कौन सी नदी पर है? तो सरस्वती नदी पर ही बना हुआ है। तो सरस्वती के पश्चिम तट पर बद्रिकाश्रम की बात आती है। यहाँ पर कौन से ऋषि का आगमन हुआ था? वेदव्यास का आगमन हुआ था। देखिए आपको कितने सारे यहाँ पर ऋषि मुनि जानने को मिल रहे हैं। बात आती है मध्यकाल का विस्तार। मध्यकाल के विस्तार के बारे में यदि हम कहें, भाई पहले महाभारत फिर रामायण की बात आती है, तो मध्यकाल का विस्तार में महाभारत काल को द्वापर युग के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद के जो इतिहास की जानकारी हमें मिलती है, ये जो ऋषि मुनि अभी पढ़े हैं हमने, ये देखें ऋषि मुनि, इनकी जो जानकारी मिलती है वो रामायण कालीन है, महाभारत कालीन है। जैसे महाभारत के वन पर्व में हमने बात की थी अर्जुन का शिव से युद्ध होना, विल्लभ के राज चट्टी नामक स्थान पर श्रीनगर का, ठीक है। इसके अलावा वशिष्ठ मुनि का आगमन होना, तो हमने रामायण कालीन बात करी। तो ये तो रामायण कालीन और महाभारत जो ग्रंथ हैं उनमें हमें जानकारी मिलती है, जैसे वेद हुए या फिर पुराण हुए, इसमें जानकारी मिलती है। रामायण है, महाभारत है, इन सब में हमें ऋषि मुनियों के बारे में, देवी देवताओं के बारे में जानकारी मिलती है। अब इसके बाद क्योंकि हमारे उत्तराखंड देवभूमि पर तो शासक भी रहे ना, राजवंश रहे, पूरे पूरा वंश चला है, तो उन राजवंश की जो हमें जानकारी मिलती है वो कैसे मिलती है? तो वो बात आती है, देखिए इसके बाद की जो जानकारी, इतिहास की जानकारी, वो मिलती है पाणिनि, ऋषि पाणिनि के अष्टाध्यायी ग्रंथ से हमें जानकारी मिलती है। अष्टाध्याय में तो पता नहीं कितना ज्यादा विस्तार होगा, ठीक है। तो रामायण और महाभारत के बाद जो हमें इतिहास की जानकारी मिलती है उसका ध्यान रखिएगा, किससे मिलती है? अष्टाध्यायी ग्रंथ से। अष्टाध्यायी ग्रंथ है किसका? तो ये है ऋषि पाणिनि जी का। पाणिनि ने कुलिंद गणराज्य का उल्लेख विक्रम ईसा पूर्व 5वीं सदी में किया था।
जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है जिसे ऋषि मुनि पाणिनि ने लिखा है, तो उन्होंने कौन से राजवंश का वर्णन किया है? कुलिंद राजवंश। आई होप कि कुलिंद राजवंश से जुड़ा हुआ सवाल आप सभी को ध्यान होगा। उत्तराखंड पर शासन करने वाला राजनैतिक जो राजवंश हम कहेंगे वो किसे कहेंगे? राजनैतिक की बात आ रही है, जानकारी मिलती है। कोई इतना लंबा इतिहास नहीं देखने को मिला, मतलब लिखित रूप में बात नहीं आ रही है कि हमें हर राजा के बारे में जानकारी मिले, बट कुछ की बात आ रही है, सुनने में जो बात आती है, तो वो नाम आता है कुलिंदगढ़ राज्य का। ये पहला ऐसा राजवंश था जिसने क्या किया था? राजनीतिक शक्ति को अपनाया था, राजनीतिक नीति को अपनाया था उत्तराखंड भूमि पर। तो यहीं से प्रश्न बनता है कि उत्तराखंड पर शासन करने वाली जो राजनीतिक शक्ति थी, शक्ति बनकर के जो आई थी हमारे उत्तराखंड में, वो कौन सी थी? तो नाम आता है कुलिंदगढ़ राज्य। और कुलिंदगढ़ राज्य का जो विस्तार हमें मिलता है, जो जानकारी हमें मिलती है, वो कौन से ग्रंथ में मिलती है? तो जवाब दिया जाएगा अष्टाध्यायी ग्रंथ। और अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा किसने है? तो वो लिखा है ऋषि पाणिनि ने। ठीक है, तो कुलिंद राज्य का विस्तार जान लेते हैं कि हमारे उत्तराखंड भूमि पर कहाँ कहाँ इन्होंने विस्तार किया, किस रूप में किया, क्योंकि हर जगह नाम तो एक जैसा नहीं मिलता ना, कि हम जैसे जैसे नाम पढ़ रहे हैं चमोली, उत्तरकाशी, तो उस समय भी ऐसा ही हो, नहीं, उस समय ऐसा नाम नहीं था, चेंजिंग होगी कुछ। देखिए कुलिंद राज्य का विस्तार देखते हैं। अभी कुलिंद राज्य का इतिहास नहीं चल रहा है, राजवंश का इतिहास नहीं चल रहा है, सिर्फ हम क्षेत्र जान लेते हैं कि जो पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी है उसमें जो कुलिंद राज्य का जो विस्तार है वो कहाँ तक किया है, हम उसके बारे में जानकारी थोड़ी ले लेते हैं। देखिए क्षेत्र विस्तार अगर प्राकृतिक दृष्टि से देखा जाए तो 4 नदी आती है। देखिए सतलुज नदी, मतलब कि पंजाब वाला एरिया, सारा उत्तरी एरिया, ठीक है। उसके बाद में यमुना, उत्तरकाशी देहरादून वाला एरिया उत्तराखंड का, गंगा पूरा मध्य का एरिया, और काली नदी यानी कि पूरा पूर्वी एरिया, पूरा उत्तराखंड और पूरा पंजाब वाला इलाका, ठीक है, उत्तरी क्षेत्र की बात आ रही है। तो सतलुज, यमुना, गंगा, काली, इन उपत्यकाओं में यानी कि इन नदियों तक किसका विस्तार था? कुलिंदगढ़ राज्य का विस्तार था। कुलिंद जो थे वो एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में उभरे थे, ठीक है। मतलब ये सारा विस्तार इस तरह से उत्तराखंड का, ये उत्तराखंड आ जाएगा ना इतना, तो ये स्थिति आ जाएगी सतलुज, ये यमुना की स्थिति, ये गंगा की स्थिति, काली नदी, इस तरह से बात आ जाएगी। तो ये जितना भी उत्तरी क्षेत्र में विस्तार था उस समय जो सबसे शक्तिशाली शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए थे वो आए थे कुलिंद, ठीक है। अब कुलिंदों का जो विस्तार माना जाता है वो 6 क्षेत्रों में माना जाता है। 6 क्षेत्र कैसे कैसे थे देखें। पहला आता है तमसा उपत्यका, तमसा जिसे आज वर्तमान में हम टोन्स के नाम से जानते हैं। टोन्स किसकी सहायक है? यमुना की सहायक है, ठीक है। वर्तमान का जोनसार बावर क्षेत्र कहा जा सकता है, जो वर्तमान में जोनसार बावर हम पढ़ते हैं क्षेत्र, देहरादून वाला इलाका, ठीक है। तो वो उस समय उस समय यहाँ पर किसका विस्तार था? कुलिंदगढ़ राज्य का विस्तार था। दूसरी बात आती है कलकूट, जिसे कालकूट के नाम से भी जाना जाता है, कालसी का भी अपने में बहुत बड़ा इतिहास है। कालकूट, कालसी, यमुना की दक्षिणी उपत्यका और देहरादून का मैदानी भाग, मतलब कुल मिलाकर पूरा जिला देहरादून में किसका विस्तार था? कुलिंदगढ़ राज्य का विस्तार था। तीसरी बात आती है तंकड़। तंकड़ कौन सा क्षेत्र? प्राचीन समय में यानी कि कुलिंदों के समय में तंकड़ क्षेत्र कौन सा कहलाता था? तंकड़ या टंकड़? तो तंकड़ या टंकड़ जो क्षेत्र था वो था चमोली और उत्तरकाशी का भोटांतिक क्षेत्र। अब भोटांतिक किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है भोटियों से, क्योंकि हमने पहली वीडियो में देख लिया था कि जब हमने बृहत हिमालय या महाहिमालय की बात की थी उसमें उत्तराखंड के 3 जिले आ रहे थे। उत्तराखंड के 3 जिले उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, तो उनके उत्तरी क्षेत्र में कौन सी जनजाति वास करती है? भोटिया जनजाति वास करती है। तो वो सारा क्षेत्र जो है, ऊपरी क्षेत्र जो है वो कौन सा क्षेत्र कहलाता है? भोटांतिक क्षेत्र कहलाता है। भोटियों का ही सारा क्षेत्र वो माना जाता है। तो तंकड़ या टंकड़ वर्तमान में चमोली और उत्तरकाशी का भोटांतिक क्षेत्र है, वो कुलिंदगढ़ राज्य के समय में किस नाम से जाना जाता था? तो ये नाम आपको ध्यान रखने हैं, तंगड़ या टंकड़ के नाम से भी जाना जाता था। देखिए अगला जो कुलिंद राज्य के समय में कुलिंद राज्य का जो विस्तार की बात आती है, अगला नाम आता है भारद्वाज। भारद्वाज क्षेत्र पर भी किसका अधिकार था?
जी कुड़िंदों का अधिकार था। लेकिन ये भारद्वाज क्षेत्र कहां से कहां तक रहा? तो वर्तमान में जो हम जिला देखते हैं ना, जिला टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल मिला हुआ, ये तो आज जिले बन गए हैं। पहले भूमि थी, भूमि का ही विस्तार था, भूमि क्षेत्र विस्तार था। तो टिहरी और पौड़ी गढ़वाल का जो मिला जुला रूप था, जो मिली जुली भूमि थी, उस क्षेत्र पर भी वो क्षेत्र कहलाता था भारद्वाज। भारद्वाज क्षेत्र पर किसका शासन था? तो कुड़िंद राज्य का ही शासन था, विस्तार था। इसके बाद में एक नाम और मिलता है रंकू। रंकू क्या है? ये ऐसे नाम है कि जब स्टूडेंट के सामने आता है ना, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि क्या है। तो इनको जरा ध्यान से पढ़िए और समझिए कि कहना क्या चाह रहे हैं। भाई सभी जानते हैं कि राजनीतिक शक्ति कुड़िंद थी, ठीक है, लेकिन जब कुड़िंद शासन कर रहे थे तो इन नामों का प्रयोग करके वो उत्तराखंड पर शासन उन्होंने किया था। आपको ये नाम ध्यान रखना, ये तो लगभग सभी जानते हैं, 13 जिलों के नाम सबको पता है, लेकिन यहाँ पर मुश्किल आ जाती है कि ये कैसे नाम आ गए हमारे सामने। तो आप पूरी शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखिए और ध्यान दिया कीजिए। रंकू, अब ये रंकू नामक स्थान क्या था? तो देखिए पिंडर नदी उपत्यका। पिंडर नदी कहां से निकलती है? पिंडारी ग्लेशियर। और पिंडारी ग्लेशियर की स्थिति कहां आती है? कुमाऊं मंडल यानी कि बागेश्वर में। तो बागेश्वर का एरिया और बागेश्वर से ही लगा हुआ है पिथौरागढ़। तो पिंडर नदी का ऊपरी क्षेत्र और पिथौरागढ़ का भूटांतिक क्षेत्र जो था मिला जुला रूप, वो कुड़िंदों के समय में किस नाम से जाना जाता था? रंकू के नाम से जाना जाता था। अब समझ आई ना बात कि रंकू क्या था? तो रंकू ये बता दिया गया है। और किसके समय की बात चल रही है? तो कुड़िंदों के समय की बात चल रही है। अगला नाम आता है आत्रेय और गोविशाल। गोविशाल ज्यादातर अभी तो जब हम इतिहास पढ़ते रहेंगे तो गोविशाल का सीधा सीधा अर्थ काशीपुर से लगाते हैं लोग, नहीं, उससे पहले की भी यदि हम बात करें अपने उत्तराखंड भूमि की, जब कुड़िंदों का शासन था तो आत्रेय या गोविशाल के नाम से 3 क्षेत्र आते थे। 3 क्षेत्र की भूमि मिलकर के गोविशाल का रूप लिए हुए थी। अब वो 3 गांव देखिए, नैनीताल भी गोविशाल, उधम सिंह नगर भी और अल्मोड़ा, ये तीनों ही क्षेत्र की जो भूमि थी वो कुड़िंदों के समय में किस नाम से जानी जाती थी? गोविशाल या आत्रेय के नाम से जानी जाती थी। ये तो मिला आपको लिखित रूप। अब आप इसको देख लीजिएगा मानचित्र पर। ये स्थिति आपके सामने है। देखिए जैसा हमने बात किया था टंकड़ या टंकड़ की स्थिति, टंकड़ या टंकड़, तो ये देखिए आप, ये उत्तरकाशी का एरिया है, ये चमोली का, तो ये भूटांतिक क्षेत्र है सारा, ये सारा भूटांतिक क्षेत्र, ठीक है। ये कुड़िंदों की बात चल रही है, कुड़िंदों का क्षेत्र यहां तक विस्तार था, उत्तरकाशी और चमोली का भूटांतिक क्षेत्र हमने अभी नाम लिया था, तो टंकड़ या टंकड़ के नाम से जाना गया। यहाँ बात आएगी तमसा उपत्यका, वही जौलसार बराबर क्षेत्र की स्थिति, कर्कूट, कालसी, यमुना नदी की स्थिति आ जाएगी। मतलब मैंने बताया था ना कि पूरा पूरा ये देहरादून वाली स्थिति, लगभग पूरा देहरादून उस समय कुड़िंदों के अधीन। इसके अलावा देख सकते हैं, देखिए भारद्वाज क्षेत्र ही बताया था, ये पौड़ी गढ़वाल की स्थिति और ये टिहरी गढ़वाल की स्थिति, इन दोनों का जो क्षेत्र वो भारद्वाज, यहाँ पर भी कौन सी शक्ति ने शासन किया था? कुड़िंदों ने शासन किया था। इसके अलावा आत्रेय में जैसे अभी हमने कहा गोविशाल के नाम से भी जाना जाता है, तो ये उधम सिंह नगर, ये नैनीताल और ये अल्मोड़ा वाली स्थिति, ये तीनों क्षेत्र की भूमि मिलकर के यहाँ पर कौन सी शक्ति ने शासन किया था? कुड़िंदों ने शासन किया था। आत्रेय की स्थिति आप जान सकते हैं, उधम सिंह नगर, नैनीताल और अल्मोड़ा। इसके अलावा रंकू की स्थिति क्या थी? अभी पढ़ा था कि पिंडर नदी की उपत्यका, पिंडर नदी, पिंडारी बागेश्वर, और इसके अलावा सारा ये कौन सा क्षेत्र? पिथौरागढ़ का भूटांतिक क्षेत्र रंकू के नाम से जाना जाता था। तो ये 6 प्रमुख मुख्य स्थान थे जहां पर कुड़िंद राज्य का विस्तार था। अभी इतिहास नहीं चल रहा है कुड़िंदों का इतिहास, वो बाद में आएगा। अभी तो सिर्फ यह है कि हमने जब जाना कि रामायण और महाभारत के बाद जो हमें ग्रंथ मिला है अष्टाध्यायी, वो पाली जी ने लिखा और उसमें इन्होंने कुड़िंदों के बारे में भी जानकारी दी। तो हमने इसका क्षेत्र विस्तार दे दिया कि कुड़िंद जो शक्ति थी, राजनीतिक शक्ति हमारे उत्तराखंड की पहली, वो कहाँ कहाँ पर उसका विस्तार था। तो ये है कुड़िंद साम्राज्य का विस्तार। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। देखिए जैसा हेडिंग में था कि मनीष योग का निवास,
उत्तराखंड देवभूमि में ऋषियों का निवास, तो वो सारा आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ कौन से ऋषि का आगमन हुआ, कहाँ उनका वास हुआ, कहाँ ये आश्रम मिलेंगे, वो सारी जानकारी इसमें देने का आपको प्रयास किया गया है। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लगी आप बताइएगा और मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।